धन्यवाद राजीव जी। वे तकनीक की महामारी के मैं भी शिकार था, इसे बहुत डिस्टर्ब होता रहा, लेकिन अभी संजोग से ठीक ठाक चल रहा है ये। जी। देखिए, जो स्वाभाविक गतिविधियां होती हैं, नेचुरल तरीके से जो गतिविधियां संचालित होती हैं, उसमें अस्थायित्व भी होता है और वो चीजें व्यक्ति को आकर्षित भी करती हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वह स्वाभाविक तरीके से नहीं हो रहा है। अगर आप दबाव में लेकर के पार्टियों को तोड़ने का प्रयास करेंगे और लोग और उनके सदस्यों को अपने साथ अपने गठबंधन में शामिल करने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति बहुत सहज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की जो गतिविधियां वो सहज नहीं है। एनसीपी के जो नेता पार्टी में टूट के गए हैं, उनको पता है कि उनका मतदाता उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उनका जो मतदाता है या समर्थक वर्ग है वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग नहीं है। और इस तरह की राजनीति से एक बड़ा समुदाय उनको छोड़ के चला जाएगा और आने 1 साल बाद उनके यहाँ भी चुनाव हो गए। आप अधिक से अधिक कितने साल तक सत्ता में रह लेंगे? और 1-1.5 साल की सत्ता के लिए आप अपने आने वाले दिन की राजनीति को दांव पे लगा दें, ये बहुत स्वाभाविक होता नहीं है। सत्ता सबको आकर्षित करती है, इसमें कोई दुरा नहीं है। सत्ता का सुख सबको आकर्षित करता है, इसमें भी कोई दुरा नहीं है। लेकिन ये भी देखना होता है कि सुख हमें कितना महंगा पड़ेगा, यह सुख आने वाले दिनों में इसकी हमसे कितनी बड़ी कीमत वसूल करेगा। एनसीपी के लोगों को यह पता है कि शरद पवार जी को अलग करके उनके आने वाले दिन अच्छे नहीं हो सकते और उनका कार्यकर्ता भी उनको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होगा। अब यह अगर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल शरद पवार से मिलने के लिए जाते हैं और उनके सभी मंत्रियों से मिलने के लिए जाते हैं तो यह अनायास नहीं है। यह संदेश देने की कोशिश है कि हम प्रफुल्ल पटेल ने निकल के कहा भी कि हम चाहते हैं कि एनसीपी का बंटवारा न हो, और उसके बाद एनसीपी का बंटवारा न हो तो आप एनसीपी में शामिल होइए। उस जवाब में लोगों ने पूछा कि जब आपने शरद पवार से कहा कि एनसीपी का बंटवारा न हो तो शरद पवार ने क्या कहा? उन्होंने कहा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि एनसीपी तो शरद पवार जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दलों को तोड़ करके नेताओं को अपने साथ मिला करके जो अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है वो क्षणिक है, ये संभव नहीं है। आम चुनाव, ये सरकार चलाने के लिए तरीके तो संभव हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक में जनाधार को बढ़ाने का यह तौर तरीका कभी भी सफल नहीं हो सकता, किसी के साथ सफल नहीं हुआ है। राहुल, यही स्थिति है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जो अपनी राजनीतिक फसल तैयार की है बड़े स्वाभाविक तरीके से तैयार की। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की, लोगों की जो समस्याएं थे उनके साथ अपना तालमेल बैठाया, उनके साथ अपनी संवेदनाएं स्थापित की और एक तरह से जो देश की समस्याएं थी उनको आवाज देने की कोशिश की। जो जिस राज्य में था, जो परेशानियां, एक विपक्ष के नेता के तौर पर से मिल और उनका राहुल गांधी कहीं भी तरीके से एक फोटोशॉप के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अगर और यही वजह रही कि लोग स्वाभाविक तरीके से उनसे आकर के उनसे मिलते रहे। और अगर लोगों को इसका बात यह भी है ना कि इनके साथ केवल वो लोग नहीं आए जो किसी बैठक में आए या किसी सभा में आए और सुन करके चले गए। राहुल गांधी ने सबकी परीक्षा ली जो उनसे मिलने आ रहे थे। किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा। कड़ाके की ठंड में, विकट गर्मी में, भारी बरसात के बीच में हम मौजूद रहना पड़ा। और अगर इन विपरीत परिस्थितियों में भी अगर लोग राहुल गांधी के साथ रहे, यानी कि राहुल गांधी के प्रति लोगों के मन में एक आदर और एक सम्मान का भावना दिखी। खेतों में जाकर के राहुल गांधी ने तो कोई कैमरा टीम लेकर अपने साथ गए नहीं। खेतों में महिलाएं काम कर रही थी, उनके साथ बैठे, उनके साथ अपने को स्थापित किया, उनके साथ अपने तादाद में स्थापित किए। और यह बात यह भी साबित हुई कि राहुल गांधी यूं ही अनायास नहीं मिल रहे हैं। आप याद कीजिए कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने बस की यात्रा में महिलाओं से बात की जी। उनकी समस्याओं को समझा। कामगार महिलाओं को अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए कितनी सुविधाएं होती है इसकी जानकारी ली। परिणाम क्या हुआ कि कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस की सरकार आते ही बसों में उनकी यात्रा निःशुल्क कर दी गई। कोई कहीं आए जाए उसका पैसा नहीं लगेगा। आप वो भी घटना याद कीजिए कि ये जोमेटो और स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज हैं उनके साथ भी राहुल गांधी ने मुलाकात की और केवल उनके साथ बैठ करके मैंने फोटो नहीं खिंचवाया, उनसे बात किया, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की।
उनको जानने की कोशिश की, उनके जीवन में और बेहतर परिवर्तन लाए जा सकते हैं, और केवल बात करके नहीं छोड़ दिया। जब इस कर्नाटक की सरकार सत्ता में आई तो इन जोमेटो और स्विगी और इस तरह के डिलीवरी बॉय जो हैं उनको बीमा का सुरक्षा दे दिया सरकार ने। यह चीजें उनके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि ये चीजें होनी चाहिए। और जो इसका मतलब हुआ कि जिन लोगों से राहुल गांधी मिलते हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारी यह मुलाकात केवल दिखाने के लिए नहीं है, उनसे मिलना है, उनकी समस्याओं को समझना है और उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश की है। किसानों से बारी जब ही जो हरियाणा के जिन किसानों से मिले, उन किसानों ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा कि राहुल गांधी ने जब वो खेत में घुसे तो ये नहीं कि 2-4 पौधे लगा के चले गए, पूरी की पूरी लाइन उन्होंने पूरी की। और उसके बाद इन किसानों के कृषि की लागत को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है उनके बारे में बात किया। उनसे यह पूछा कि जो आप कृषि का फसल बीमा आप लेते हैं, उस फसल बीमा से आपको कितना लाभ मिलता है। किसानों ने उस पर संतोष व्यक्त किया कि मुझे कोई राहत नहीं मिलती, हमको बहुत सारा नुकसान होता है, फसल मेरी बर्बाद हो जाती है, तो अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। और इसके बाद से झारखंड और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों से राहुल गांधी की इस विषय विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे किसानों की कृषि लागत को कम किया जाए, और उनकी फसल बर्बादी जब होती है तो उनको जो कृषि फसल बीमा का लाभ है और बेहतर तरीके से कैसे दिया जा सकता है। तो राहुल गांधी ने जनता के सभी वर्गों को संदेश देने की कोशिश की है कि उनके साथ बैठ करके, उनके साथ बात करके और उनकी समस्याओं का समाधान करना। अगर एक महिला से ये कहती है कि हमको दिखाई नहीं पड़ता और राहुल गांधी ने कहा कि आपका इलाज किया जा सकता है, वह किसी को नहीं दिखाई पड़ा। वो उस महिला को लाते हुए अस्पताल में ले जाते हुए उसका इलाज कराते समय कोई फोटो आप नहीं देख सकते, कोई कांग्रेस कमेटी ने कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी किया, कोई वीडियो नहीं जारी हुआ कि कांग्रेस के लोग कोई एम्बुलेंस से बैठा के उसको ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। यह एक जन नेता की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित की जिसको लोगों के दुख दर्द से वह व्यक्ति प्रभावित है, वह उनका दुख दर्द समझने की कोशिश कर रहा है, उसका निदान करने की कोशिश कर रहा है। उसके पराक्रांतर जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, उनकी यह छवि उभरती चली जा रही है कि वह सत्ता की मशीनरी के द्वारा अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता की मशीनरी संभव है कि अपनी सरकार है, मशीनरी से संभव है कि कुछ लोगों का सरकार चलाने के लिए, अपनी बहुमत को जुटाए रखने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ आप जोड़ लें, लेकिन जनाधार आप अपना बढ़ा लेंगे, यह कभी हुआ नहीं है, यह संभव नहीं है। और जो सत्ता को चाहिए, सत्ता में रहने वाले लोगों को जिस तरह का एक अपनी अकाउंटेबिलिटी बतानी चाहिए थी, उससे वो सर्वथा दूर है। अगर आप सरकार में रहने वाले लोग अपने उत्तरदायित्वों के बारे में लोगों को विश्वास में लेने के लिए तैयार नहीं है, गोया कि वह लोग उसे निराश है। इसलिए सोचिए आप ये कितनी बड़ी निराशा इनके हाथ में कि एक सदस्य चिराग पासवान की पार्टी में अकेले चिराग पासवान है, और अपनी चिट्ठी मिलने के बाद वो कहते हैं कि मैं सोचूंगा कि जाऊं कि न जाऊं। कांग्रेस बीजेपी की स्थिति यह हो गई है कि ओम प्रकाश राज, जिन्होंने इनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, यही ओम प्रकाश है जिनके बेटे की शादी थी और 1.5 किलोमीटर सड़क इनको अपने गांव बनवानी थी, सरकार नहीं बनवाई। वह फावड़ा लेकर के खुद सड़क को ठीक करते हुए दिखाई पड़े थे। और आज ओम प्रकाश राजभर के साथ केंद्रीय नेतृत्व जो है फोटो खिंचवा करके अपने आप गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपके पास सहयोगी नहीं मिले, आपके जितने बड़े सहयोगी हैं एनडीए के, सब छोड़ के साथ चले गए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। और जितने लोग आपके साथ आ रहे हैं, किनके साथ आप राजनीति कर रहे हैं? आप बिहार जाइए ना, बिहार में एक अलग तरह की नाराजगी है कि जो लोग जमाने से बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे थे वो नेपथ्य में चल रहे हैं। सम्राट चौधरी साहब यह जदयू से निकले हुए नेता है, इनके पिता भी जदयू के नेता रहे हैं जी। अब सवाल है कि क्या आप सम्राट चौधरी बिरादरी के लोग आते हैं, आप अपने पार्टी का वो नेता उस जो बिरादरी का आता है उसको आप आगे रखेंगे, या उपेंद्र कुशवाहा को जो आप जेडीयू से तोड़ करके लाए उनको आप आगे रखेंगे? तो स्थिति अब अलग तरह की है ये। और यह जो लोगों को जोड़ने की कोशिश है, यह बताता है कि सत्तारूढ़ दल में एक अलग तरह की बेचैनी है, एक अलग तरह की असुरक्षा है, एक अलग तरह का राजनीतिक भय है। उनको ये लग रहा है कि एक जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एंटी इनकम्बेंसी का असर है और जबरदस्त तरीके से असर है।
आप कितने, अभी अगर आप इसकी बात कीजिए, पिछली बार 15 या 14 या 15 पार्टियां आई थी पटना की बैठक में। आज स्थिति है कि जो बात कही जा रही है कि 24 पार्टियां आ रही हैं। जी। तो ये कौन, राहुल गांधी या कांग्रेस या नीतीश कुमार दबाव तो नहीं किसी को ला सकते हैं, ये किसी को डरा तो नहीं सकते। ये राजनीतिक दलों की अपनी सूझबूझ है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एक कड़ी चुनौती नहीं देंगे चुनाव में और अलग बिखराव में नजर आएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मदद होगी। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो ये मान के चलिए कि जो बीजेपी का विरोधी मतदाता है उस पार्टी के साथ जाने वाला नहीं है। तो ये जन्म मेरा अपना मानना यह है कि जनता के दबाव में राजनीतिक दलों के लिए आवश्यकता है कि वो एकजुट हो, विपक्षी दल, और राहुल गांधी की जो स्वाभाविक स्वीकृति जनता के बीच में बढ़ती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में बढ़ती चली जा रही है, और राहुल गांधी ने जो बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक माहौल तैयार किया, यह निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक बड़ा एक राजनीतिक कोशिश है और एक बड़ी चोट है ये। जी जी जी, बिल्कुल एक बड़ी चोट दिखाई दे रही है। और यहाँ से राहुल गांधी की राजनीति की चर्चा हम कई बार करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन रोज